सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर में पहुंचे हैं जहां ये घंटाघर दिख रहा है आपको। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये घंटाघर किस शहर में हो सकता है। ये वाला घंटाघर, ये घंटाघर है लुधियाना शहर में। लुधियाना हालांकि ना तो टूरिस्ट प्लेस है और ना ही रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है, फिर भी यहाँ पर्यटकों के देखने और घूमने के लिए काफी स्थल उपलब्ध है। अब ये देखिए ना, सन 1906 ईस्वी में बना विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर इसका जीवंत उदाहरण है। इसे घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है, जो लुधियाना के चौड़ा बाजार में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि विक्टोरिया की महारानी की सिल्वर जुबली के अवसर की स्मृति में इस क्लॉक टावर का निर्माण किया गया था। बदलते वक्त और परिस्थितियों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने लुधियाना के जैन समुदाय के लोगों के अनुरोध पर इस क्लॉक टावर का नाम भगवान महावीर क्लॉक टावर रखा था, लेकिन वह भी जम नहीं पाया। आखिर यह क्लॉक टावर घंटाघर के नाम से ही मशहूर हुआ। लुधियाना शहर के चौड़ा बाजार में रेलवे स्टेशन के साथ सटा यह घंटाघर लुधियाना शहर का आइकन बनकर उभरा है। देखिए दोस्तों, हम लुधियाना की सैर करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। ये है महाराजा रणजीत सिंह वॉर मेमोरियल। मेरे साथ खड़े हैं रिटायर्ड सूबेदार धर्मपाल जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं, और ये बताएंगे कि भाई इस वॉर मेमोरियल में क्या क्या चीज़ें सुरक्षित रखी गई है और कहाँ कहाँ से वो एक्वायर की गई है। महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के वेपन जो उनकी आर्मी के पास होते थे वो रखे गए हैं, जिनको पटियाला से लेकर आए थे। पटियाला उस टाइम अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर साहब थे। उन्होंने किला मुबारक पटियाला से ये वेपन दिए थे लोगों को दिखाने के लिए। इसके अंदर और भी है, जो अभी आर्मी के जहाज़ खड़े हैं, टैंक खड़े हैं, गन्ने खड़ी हैं, ये सारी आर्मी से लेके जहाँ पे लेआउट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम की स्थापना पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सन 1999 ईस्वी को करवाई थी। महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम में किस तरह की दीर्घाएं यानी गैलरियों की स्थापना की गई है, उसका उल्लेख कुछ इस प्रकार बनता है। इसमें हिस्ट्री गैलरी, वार हीरोज गैलरी, यूनिफॉर्म गैलरी, एयरफोर्स एंड नेवी गैलरी, सिग्नल एंड मेडिकल क्रॉप्स गैलरी, करगिल गैलरी एंड एन ऑडियो विजुअल थिएटर इत्यादि इसमें स्थापित किए गए हैं। जबकि इसके अलावा इसी म्यूजियम के परिसर में टैंक्स, एंटी क्राफ्ट गन्स, कार्स, कार स्काउट्स एंड ओल्ड कोई फाइटर एयरक्राफ्ट एंड ए मॉडल ऑफ INS विक्रांत इत्यादि इसके कुछ मुख्य आकर्षण है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये आर्म्ड टैंक है जो 46 में बन करके तैयार हुआ था और 1971 की लड़ाई में इसको प्रयोग में लाया गया था। अब धर्मपाल जी, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे भी ये किस किस तरह से प्रयोग में लाया गया और अब क्यों यहाँ खड़ा किया गया है। ये अभी तो आर्मी से मतलब रिटायर हो गया है, आर्मी से निकल गया है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टैंक आगे हैं। ये बहुत छोटा टैंक है। 71 के अंदर जैसे 15-20 आदमियों को साथ लेकर कोई भी दलदल इलाका हो, कोई भी हाइट वाला इलाका हो, 15-20 आदमियों को साथ लेकर इन्फेंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए बरताया जाता था। वाह, बहुत सुंदर। दोस्तों, ये देखिए वार मेमोरियल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सिख 2 के फौज में भर्ती थे, उन्होंने यहाँ वॉर मेमोरियल कायम किया है। कितनी खुशी की बात है कि आपको ये वॉर मेमोरियल हम दिखा रहे हैं और इसमें किस किस तरह से किन किन के नाम एनग्रेव हुए। धर्मपाल जी, आप भी बताएं ज़रा। ये 2 सिख वार मेमोरियल है जहाँ पर कैप्टन अमरिंदर साहब ने नौकरी की है। जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने ही इस मेमोरियल को और इस म्यूजियम को बनाया। तो उन्होंने बोला कि मैं जहाँ पे एक अपनी यूनिट का जहाँ पर नौकरी किया है एक मेमोरियल बनाना चाहता हूँ। ये 1846 में यूनिट खड़ी हुई थी वहाँ से, और लुधियाना में ही खड़ी हुई थी। वहाँ से लेकर आज तक जितने भी इनके कमांडर और बंदियों ने जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ी है, फौजियों ने, सारियों का बायोडाटा इसके ऊपर लिखा हुआ है। वाह, बहुत सुंदर जी। देखिए दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसी शख्सियत को हम सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने हमारे सैनिकों को और योद्धाओं को जो हमारे देश के काम आते हैं, उनकी शौर्य और पराक्रम को किस तरह से एक वॉर म्यूजियम में एनग्रेव किया है। और सन 1846 से लेकर जब तक वो इस फौज में रहे हैं, सिख 2 फौज में रहे हैं, तब तक उन्होंने पूरे जीवन की सेवा काल का जिक्र
यह एनग्रेव करवाया है, जो एक बहुत ही उल्लेखनीय और अद्भुत किस्म का चरित्र बन करके आया है। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्य देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके उभरते हैं कि हमारे देश की आज़ादी की बलि बेदी पर हमारे सैनिक किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। ये निसंदेह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। देखिए ना दोस्तों, हमारे देश की रक्षा के लिए जूझ रहे सैनिकों के सम्मान में दो पंक्तियां तो बनती ही हैं। वो पंक्तियां इस प्रकार से हैं कुछ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। दोस्तों, अब आपको हम आर्म टैंक भी दिखा देते हैं जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये इतना बड़ा टैंक है और जो हमने पहले आपको टैंक दिखाया था उससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी का टैंक है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस वक्त इस टैंकर का इस्तेमाल किया गया था। इस पर भी धर्मपाल जी आप थोड़ा सा ब्रीफिंग करें हमें कि ये जब टैंक इस्तेमाल किया गया तो इसकी क्या भूमिका रही। इस टैंक का नाम PT-76 टैंक है। ये टैंक बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए मेन टैंक माना गया है। इस टैंक को हम पानी में भी चला सकते हैं, दलदल में भी चला सकते हैं। ये 20 आदमियों को लेकर कहीं भी जा सकता है। जहाँ पर एक आदमी जा सकता है वहाँ ये टैंक भी 20 आदमियों को लेकर साथ जा सकता है। 71 की लड़ाई के अंदर बांग्लादेश के इलाके में बहुत दलदल होती है, पानी होता है। सबसे कामयाब ये टैंक होने की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ाद किया गया। मैंने खुद इस टैंक को चलाया है। वाह, कि देखिए मैंने खुद हमारा इस टैंक को कितना चलाया अच्छा सौभाग्य है। धर्मपाल जी जो एक सूबेदार रिटायर हुए हैं फौज से, इन्होंने अपना एक जीवंत गाथा हमें बता दी कि इन्होंने इस टैंक को खुद चलाया है और खुद चला करके इस पर विजय श्री का पताका वापस हिंदुस्तान फहराया है। कितनी खुशी की बात है। दोस्तों, ये भी देख लीजिए, हिंदुस्तान की देसी टेक्नोलॉजी के साथ बना पहला टैंक 1965 से 2008 तक भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा अंग बन करके उभरा है। इस टैंक की विजय गाथा के भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि अभी आपको समय की कमी के कारण बता पाना संभव नहीं है। जब कभी समय मिलेगा तो इस टैंक की पूरी हिस्ट्री आपको हम पूरे वृत्तांत के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों, ये है रशिया का बना MiG-27 बम वर्षक विमान जो हिंदुस्तान में सन 1980 में आया है। इस विमान ने भी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की आर्म फोर्स के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। MiG-27 विमान इसका नाम है। दोस्तों, ये जो हम विमान देख रहे हैं ये सुखोई 7 के नाम से जाना जाता है। ये भी रशियन टेक्नोलॉजी का सिंगल सीटर विमान है। ये भी बम वर्षक विमान के रूप में हिंदुस्तान की आर्मी में प्रयोग किया जाता रहा है। अब ये महाराजा रणजीत सिंह वॉर मेमोरियल में नुमाइश के तौर पर लगाया गया है, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमारी हिंदुस्तान की सुरक्षा सेनाएं कितनी पुख्ता है, हमारे पास सुरक्षा के इंतज़ाम कितने बेहतरीन है। कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ ज़रा सी भी नज़र उठा करके नहीं देख सकता है। इसका दावा, इसका सबूत हमें विभिन्न वॉर मेमोरियल में जा कर के पता लगता है। ये फिर देखिए आप, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया एंटी एयरक्राफ्ट जो कि बोफोर्स स्वीडन द्वारा तैयार किया गया है और ब्रिटिश इंडिया द्वारा हिंदुस्तान में सन 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया और 1941 से 1970 तक लगातार ये एंटी एयरक्राफ्ट बम वर्षक विमान के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा। अर्थात जब दुश्मनों के विमान आसमान में चलते थे तो उसको गिराने के लिए इस एंटी एयरक्राफ्ट गन का प्रयोग किया जाता रहा है। धर्मपाल जी, आप भी ज़रा इस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन क्या है। बस ये एंटी एयरक्राफ्ट गन यही है, जब लड़ाई के दौरान जहाज आसमान में चलते हैं उनको गिराने के लिए ये गन कारगर मानी गई है। बहुत खूब। महाराजा रणजीत सिंह वॉर मेमोरियल म्यूजियम की शोभा देखते ही बनती है। इस म्यूजियम के प्रवेश द्वार प्रांगण में एक ओर रखे गए सेना से बर्खास्त टैंकर और दूसरी ओर कार स्काउट को देखने से प्रतीत होता है कि ये दोनों यंत्र अपने बीते युगों की दास्तां बताने के लिए तत्पर है। आइए अब ले चलें आपको नेचर के उस दामन में जहां वन्य प्राणी अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उन्मुक्त जीवन जीने वाले वे वन्य प्राणी पिंजरों में बंद है,
वो ना जाने बाहर जाने के लिए कितने तरसते हैं, कितने तड़फते हैं। उनके दिल की धड़कन को हम मानव नहीं समझ पाते हैं। लुधियाना के इस जू यानी चिड़ियाघर में प्रवेश करने से पहले हम आपको यहाँ के सिस्टम को भी समझा ही देते हैं। सबसे पहले एंट्री गेट पर हमें लुधियाना वन विभाग की एक छोटी सी चेक पोस्ट टाइप मिलती है, जिसमें हमें अंदर जाने के लिए 30 रुपए की टिकट लेनी होती है। अब इसके पश्चात आप देखिए कैसा सिलसिला बनता है। जब हम अंदर जाते हैं तो ये चिड़ियाघर लुधियाना के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो है, लेकिन इसकी व्यवस्था एक निजी ठेकेदार को दी गई है, जो वार्षिक ठेके के आधार पर इस चिड़ियाघर को चला रहा है। अब इस चिड़ियाघर में तरह तरह के पखेरू हमें देखने को मिलते हैं और अन्य वन्य प्राणियों में टाइगर सफारी भी है, जिसमें हमें बंगाली टाइगर, स्नो लेपर्ड और कुछ हिरन के भी पिंजरे देखने को मिलते हैं, जिनको देख करके मन निसंदेह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब हम टाइगर सफारी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें हमें फिर से 50 रुपए की टिकट परचेज करनी होती है और हमें वाहन के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है। वाहन से ही हमें बंगाली टाइगर के दर्शन करवाए जाते हैं, बंगाली टाइगर देखने को मिलता है। और यहाँ जो टिकट विक्रेता है ये वही ठेकेदार है जिसको कि यह साल भर के ठेके के अंतर्गत दिया गया है। चिड़ियाघर के अंदर ठेकेदार द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था निसंदेह प्रशंसनीय है, क्योंकि जितनी स्वच्छता और साफ सफाई चिड़ियाघर के अंदर है, इस तरह की साफ सफाई कमोबेश ही देखने को मिलती है। देखिए ना दोस्तों, हम आए किसी और काम से थे, लेकिन आप पहुंचे हम लुधियाना जू पे, क्योंकि हम नेचर लवर है, हमें प्राणियों से प्यार है, परिंदों से प्यार है और प्रकृति से यानी नेचर से हमें प्यार है, तभी हम लुधियाना जू की ओर बड़े चले आए हैं। ये देखिए सफ़ेद बतखों का झुंड किस तरह से ये आपस में मिलजुल करके अपना जीवन निकाल रहे हैं और पानी के तालाब में कभी पानी पीते हैं और कभी पानी पी कर के बाहर धूप सेकने आते हैं, कभी छाँव में चले जाते हैं। ये बतख अपनी रंगरेलियाँ बना करके इस तरह से अपना दिन का वक्त निकाल रहे हैं। ये है काले हिरणों का झुंड। आप देख ही रहे हैं कि काले हिरण किस तरह से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। झुंडों में समूह में रहना ये पसंद करते हैं। हर प्राणी झुंड और समूह में रहना पसंद करता है। ये देखिए, इन हिरणों के सामने डाला गया कुछ हरा हरा चारा उसको चर रहे हैं, जबकि एक मेल हिरण अपने सींगों से उस चारे को भी उकेर रहा है और साथ में ज़मीन से मिट्टी निकालने का भी प्रयास कर रहा है। आमतौर से इन काले हिरणों का जीवन लगभग 12 वर्ष से 16 वर्ष तक ही होता है, लेकिन इतने से छोटे से जीवन को भी ये बहुत ही सुंदर ढंग से जीते हैं। चिड़ियाघर के पखेरुओं में ये सफ़ेद रंग के ऑस्ट्रेलियन कबूतर भी शामिल हैं। चिड़ियाघर में हमें कुछ सांभर और हिरन भी देखने को मिले। अब ये सांभर और हिरन के झुंड हमसे काफ़ी दूर थे, इसलिए इनकी पिक्चर्स भी बड़ी धुंधली सी आई है। इससे भी धुंधली वीडियो स्नो लेपर्ड की है। स्नो लेपर्ड हमसे बहुत दूरी पर बैठे थे, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, इसलिए इनकी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं आ पाई है। जंगल के राजा को भी आखिर कैद में ही बंद होना पड़ा। ये पिंजरे में बंद है रॉयल बंगाली टाइगर, जो काफ़ी मस्त और काफ़ी स्वस्थ है। इनकी वीडियो हमने करीब से जाकर के ली है और इनकी ली हुई वीडियो बहुत ही सुंदर बन पाई है। ये टाइगर कम से कम 15 से 20 वर्ष तक जीते हैं और इनको दिन में एक टाइगर को फीड करने के लिए 10 किलो भैंसे का मांस लगता है, अन्यथा ये टाइगर जी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका भोजन ही मांस होता है। ये मांसाहारी जानवर है। इनके दांत और नाखून यानी पंजों के नाखून इतने तेज होते हैं कि ये किसी भी प्राणी को तुरंत नोच करके खा लेते हैं। ये देखिए, जंगल के राजा किस तरह से मदमस्त होकर के बैठे हैं। इन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं है, क्योंकि इनका भोजन भैंसों का मांस इनके पास गाहे बगाहे आ ही जाता है, अन्यथा इनके भोजन की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो ये कहीं भी झपट पड़ते हैं और किसी का भी शिकार बना करके अपने भोजन का आनंद लेते हैं। वनों के राजा की यही पहचान है, वो घास खा करके कभी गुजारा नहीं करते हैं।
नीले सुनहरे शानदार पंखों वाला यह मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ऐसे सुंदर सुहावने और अपने वतन की माटी से उपजे पक्षी को हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव हासिल है। लुधियाना शहर की कुछ चुनिंदा विधाओं पर तैयार किया गया यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। संपर्क और संवाद के जरिए ब्लॉग के अंतर्गत दिए गए कंटेंट पर कमेंट कर लेना। आप द्वारा इस चैनल के प्रत्येक ब्लॉग पर दिए जा रहे सहयोग और प्यार के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका यह प्यार और सहयोग हमारे लिए बार बार प्रेरणा बनकर उभरता है। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।